हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं बहुत ज़्यादा कॉमन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, डैट इज़ ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। जो बर्ड्स में टीबी होती है वो किसकी वजह से देखने को मिलती है? जो माइकोबैक्टीरियम एवियंस होते हैं उसकी वजह से। कैट्स में दिखता है मायोबैक्टीरियम बोवाइन की वजह से, और ह्यूमंस में मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। अब ये जो टीबी है ये तीनों जो है हमने देखा कि ये कैट्स, बर्ड्स और जो ह्यूमंस में है देखने को मिलती है। अब हम इसको पढ़ेंगे ह्यूमंस के लिए कि इसमें क्या होता है। जो राइट अपर लोब होता है हमारे लंग्स का, वो ज़्यादा अफेक्ट होता है इसमें, और क्योंकि क्या होता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट हो जाती है वहाँ पे, इसलिए वो क्या है उसको अफेक्ट कर देती है। और इसमें क्या होता है, अगर हम बायोलॉजिकली इसको देखें तो इसमें क्या है, एक स्पेसिमन प्रेजेंट होता है जिसको हम स्मीयर माइक्रोस्कोपी से देख सकते हैं। पॉजिटिव क्या आएगा, स्पेसिमन बाय स्मीयर माइक्रोस्कोपी। फिर हम बात करते हैं इसकी स्टेजेस की। तो ये 6 स्टेज इसकी जो है हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आती है ज़ीरो स्टेज। जीरो स्टेज में क्या होता है, टीबी से कोई एक्सपोजर नहीं होता, ना ही कोई इन्फेक्शन होता है। उसके बाद आती है फर्स्ट स्टेज। इसमें क्या है, टीबी से एक्सपोजर हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि कोई पेशेंट था टीबी का और आप उसके कांटेक्ट में गए हो, तो क्या हो गया, आपका टीबी से एक्सपोजर हो गया है, लेकिन कोई भी इन्फेक्शन का एविडेंस नहीं है, आपको कोई इन्फेक्शन उसकी वजह से नहीं हुआ है। उसके बाद आती है सेकंड स्टेज। इसमें क्या होता है, टीबी का इन्फेक्शन हो जाता है लेकिन आपको कोई डिजीज़ या कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। क्लिनिकली वो क्या चीज़ है, एक्टिव नहीं होती है। फिर स्टेज 3 में क्या होता है कि डिजीज़ क्लिनिकली भी एक्टिव हो जाती है और उसके साइन और सिम्टम्स आने भी शुरू हो जाते हैं कि हमें क्या है, दिखने लग जाता है। हमने मोस्टली क्या सुना है कि जिसको टीबी होती है ना उसको बहुत ज़्यादा क्रोनिक कफ होती है, हमने ये चीज़ सुनी है। तो इसमें क्या होता है कि अगर उसको क्रोनिक कफ वाले सिम्टम्स हैं तो वो चीज़ क्या होगी, हमें वो क्रोनिक कफ देखने को मिलेगी, तो साइन और सिम्टम्स भी अपेयर होंगे और क्लिनिकली भी डिजीज़ एक्टिव होगी कि अगर हम उसका टेस्ट कराते हैं डायग्नोसिस के लिए तो वो पॉजिटिव आएगा। तो ये दोनों, इस केस में जो थर्ड स्टेज है उसमें टेस्ट क्या होता है, टीबी के लिए पॉजिटिव आता है। उसके बाद आती है स्टेज 4। स्टेज 4 में क्या होता है, डिजीज़ प्रेजेंट होती है, क्लिनिकली नॉट एक्टिव, मतलब डिजीज़ तो प्रेजेंट होती है लेकिन क्लिनिकली वो एक्टिव नहीं दिखेगी और वो एसिम्टोमेटिक रहती है। स्टेज 4 क्या रहेगा, एसिम्टोमेटिक रहेगा कि हमें डिजीज़ है लेकिन हमें उसके कोई साइन एंड सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कफ वगैरह होती है तो वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिलेगी। कोई जो बाकी सिम्टम्स होते हैं टीबी के, जैसे कि चेस्ट पेन होना, थोड़ा बहुत फीवर होना, है ना, कफ होना, भूख ना लगना, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा थकावट रहना बॉडी में, और जो प्लूराइटिस है वहाँ पे पेन रहना, तो वो जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को नहीं मिलेंगी। तो लेकिन इन तीनों ही कंडीशन में, यानी कि स्टेज 3 में, 4 में और 5 में क्या होता है, टेस्ट जो होता है टीबी के लिए वो पॉजिटिव आता है। अब हम बात करते हैं स्टेज 5 की, कि फिफ्थ स्टेज में क्या होता है, टीबी सस्पेक्टेड होती है, कि जो पर्सन होता है हम उसको देखते हैं और हम कहते हैं कि हाँ आप टीबी के लिए सस्पेक्टेड हो, कि हो सकता है आपको टीबी हो। उसके बाद उसके साइन और सिम्टम्स जो हैं वो दिखते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जब हम उसकी इवैल्यूएशन करते हैं तो वो कंप्लीट नहीं आती है, मतलब हम एग्जैक्टली उसको उसके साइन और सिम्टम्स देख के नहीं कह सकते कि हाँ आपको टीबी ही है। फॉर एग्जांपल, हमें क्रोनिक कफ जो है और डिजीज़ होती हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि हो गया निमोनिया, हो गया अस्थमा, हो गया, या फिर हम कह सकते हैं सीओपीडी हो गया। तो इन केसेस में भी हमें क्या है, क्रोनिक कफ देखने को मिलती है। तो हम क्रोनिक कफ को सिर्फ देख के ये नहीं कह सकते कि हाँ आपको टीबी है। तो वो जो चीज़ होती है एक तरीके से कि साइन और सिम्टम्स देखते हैं लेकिन इवैल्यूएशन एकदम कंप्लीट नहीं होती है। उसके बाद हम बात करते हैं टीबी की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हम इसकी क्लासिफिकेशन जो है 3-4 टाइप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या है 3-4 टाइप से कैसे पढ़ेंगे, जो WHO की क्लासिफिकेशंस हैं वो देखेंगे और उसके बाद उसके सब टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या आएगी, एनाटोमिकल साइट ऑफ डिजीज़, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस ट्रीटमेंट, देन ड्रग रेजिस्टेंस और HIV स्टेटस। तो सबसे पहले देखते हैं एनाटोमिकली साइट ऑफ डिजीज़। कोई नया पेशेंट आया है आपके पास टीबी का, तो क्या है वो न्यू पेशेंट है, आप उसको बिल्कुल एकदम से देखोगे, चेक करोगे कि क्या कुछ है पेशेंट को, और अच्छे से उसका डायग्नोस और ट्रीटमेंट जो है आप करोगे असेसमेंट करके, ठीक है। उसके बाद आता है प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट। जो पेशेंट एक बार आप पहले जिसको ट्रीट कर चुके हो टीबी के लिए, वो पेशेंट आपके पास आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, रिलैप्स पेशेंट, कि उसको एक बार क्योर कर दिया था और अब उसको दोबारा क्या है टीबी के एपिसोड्स आने शुरू हो रहे हैं, यानी कि वो एकदम ठीक हो गया था, अब दोबारा से उसको क्या हुआ है, डायग्नोज हुई है, दोबारा से पता चला है कि उसको टीबी हो गई है और उसको दोबारा से हमें टीबी उसके अंदर देखने को मिल रही है। उसके बाद सी क्या है, ट्रीटमेंट आफ्टर फेलियर पेशेंट।
ट्रीटमेंट क्या हो गया, फेल हो गया है, मतलब पेशेंट ने ट्रीटमेंट लिया या तो उसने बीच में छोड़ दिया, या फिर क्या हो रहा है, किसी रीज़न से ट्रीटमेंट जो है उस पर फेल हो गया। उसके बाद ट्रीटमेंट आफ्टर लॉस ऑफ फॉलो अप पेशेंट, ट्रीटेड फॉर टीबी एंड डिक्लेयर्ड लॉस टू फॉलो अप। मतलब अब पेशेंट क्या है, हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे थे टीबी का, तो वो अपनी डोज लेने आया ही नहीं। वो क्या कर रहा है, फॉलो बैक नहीं किया, उसने फॉलो अप नहीं किया टाइम टू टाइम। जब हम बुलाते हैं कि आपको इतने दिन बाद आना है, इतने दिन बाद आना है, तो पेशेंट आया ही नहीं बीच में, और जिसकी वजह से उसका जो ट्रीटमेंट है वो बीच में रह गया। तो इसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट आफ्टर लॉस ऑफ फॉलो अप। ठीक है। उसके बाद आता है अदर प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट, कि हमने पहले पेशेंट को किसी चीज़ के लिए ट्रीट किया था, या फिर हम कह सकते हैं कि पहले हमने पेशेंट को ट्रीट किया था टीबी के साथ साथ दूसरी डिजीज़ वगैरह के लिए भी, तो वो क्या होता है, या फिर हमने किसी और डिजीज़ के लिए पेशेंट को ट्रीट किया था, तो वो क्या होगा, अदर प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट। उसके बाद पेशेंट विद अननोन प्रीवियस टीबी ट्रीटमेंट हिस्ट्री, कि हमने पेशेंट हमारे पास आ रहा है और हम उसका अगर प्रीवियस हिस्ट्री चेक कर रहे हैं तो उसमें टीबी का कोई अननोन है, मतलब हमें नहीं पता उसने पहले टीबी का कोई ट्रीटमेंट लिया है या नहीं लिया है उसकी हिस्ट्री में। उसके बाद आता है, इसमें हमारे दोनों आ गए, एनाटॉमिकली साइट ऑफ डिजीज़ भी, और उसके साथ साथ क्या है, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस ट्रीटमेंट भी, कि हमने कैसे उसको चेकअप किया है और कैसे क्या है उसको पहली हिस्ट्री रही है रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट। उसके बाद आता है ड्रग रेजिस्टेंस। ड्रग रेजिस्टेंस में क्या आएगा, हमें पता है कि जब हम टीबी की ड्रग्स देते हैं तो उसमें काफ़ी सारी डिजीज़ क्या होती हैं, मतलब सॉरी काफ़ी सारी क्या होती हैं, मेडिसिन्स होती हैं, काफ़ी सारी ड्रग्स जो हैं दी जाती हैं। तो उसमें अब इसके सब टाइप्स हैं कि उसमें ड्रग की रेजिस्टेंस हो रही है। ड्रग की रेजिस्टेंस यानी कि हम पेशेंट को जो ड्रग दे रहे हैं उसकी बॉडी उसको काम नहीं कर रही है, और उस ड्रग से क्या हो रही है, रेजिस्टेंस हो रही है। ठीक है। तो सबसे पहले आता है मोनो रेजिस्टेंस, कि जो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स होती हैं, हम कह सकते हैं कि जो टीबी के लिए हम ड्रग देते हैं, जो टीबी के ट्रीटमेंट के लिए, तो पेशेंट क्या हो रहा है, जो फर्स्ट लाइन के ड्रग्स हैं उनसे रेजिस्ट है, वो उस पर काम नहीं कर रही हैं। उसके बाद क्या आता है, पॉली ड्रग रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है कि रेजिस्ट करता है फर्स्ट लाइन ड्रग से, और उसके अलावा और भी जो ड्रग्स होती हैं, मतलब मोर देन फर्स्ट लाइन जो एंटी टीबी ड्रग्स होती हैं, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स जो होती हैं, वो उनसे रेजिस्टेंस में आ रहा है। उसके बाद क्या आता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो हमारी जो ड्रग होती है आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन, इन दोनों से क्या होता है, वो रेजिस्टेंस हो जाता है। उसके बाद आती है एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, जो फ्लोरोक्विनोल्स होते हैं जैसे कि सेप्रोमाइसिन, कानामाइसिन, अमिकासिन, इन सारी ड्रग से पेशेंट क्या है, वो रेजिस्ट हो जाता है। उसके बाद फिफ्थ आती है जेट इज़ रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस। इसमें पेशेंट सिर्फ जो रिफाम्पिसिन ड्रग होती है उससे रेजिस्ट कर जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एचआईवी स्टेटस के ऊपर भी डिपेंड होता है। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव होता है और वो एक टीबी पेशेंट भी होता है, मतलब उसको एचआईवी भी पॉजिटिव होती है और वो टीबी के लिए भी पॉजिटिव आता है। उसके बाद सेकंड आता है कि एचआईवी तो नेगेटिव होता है लेकिन टीबी के लिए पेशेंट पॉजिटिव होता है, यानी कि पेशेंट को टीबी तो है लेकिन एचआईवी नहीं है। उसके बाद थर्ड आता है कि एचआईवी स्टेटस हमें नहीं पता पेशेंट का कि पेशेंट को एचआईवी है या नहीं है, लेकिन हाँ टीबी पेशेंट को है और ये कन्फर्म्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी में अगर हम बात करें, एजेंट कौन होता है, मायोबैक्टीरियम। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, किसी ह्यूमन की वजह से हो सकता है, या बोवाइन। बोवाइन क्या होते हैं हमें, यानी कि इन्फेक्टेड जो मिल्क हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लो किसी बफेलो वगैरह को टीबी था, और या फिर हम कह सकते हैं काव वगैरह को, और हमने वो मिल्क अगर हमने उनका लिया है तो उस वजह से भी हमें हो सकता है। तो क्या है, इन्फेक्टेड मिल्क वगैरह अगर हम बोवाइन से ले लेते हैं। उसके बाद कम्युनिटी, ये एक तरीके से थोड़ी बहुत कम्युनिकेबल डिजीज़ की उसमें होता है कि ये जो हमारी ड्रॉपलेट वगैरह हैं उनसे क्या हो सकती है, फैल सकती है। तो अगर कम्युनिटी में किसी को है, हमारे फ्रेंड सर्कल में किसी को है, तो उससे हमें हो सकती है, राइट। उसके बाद होस्ट फैक्टर की बात हम करते हैं, तो सभी एज ग्रुप्स में ये हो सकती है, कोई भी ऐसा नहीं है कि इस एज ग्रुप में नहीं होगी या उस एज ग्रुप में नहीं होगी, नहीं, ये सारे एज ग्रुप में हो सकती है। सेक्स की में अगर हम बात करते हैं तो मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। हेरिडिटरी, तो ये नोट हेरिडिटरी होती है, यानी कि हेरिडिटरी नहीं है। उसके बाद इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं तो इनहेरिटेड इम्यूनिटी ऐसा कोई नहीं होता है, इसके लिए हमें बाद में वैक्सीन लेनी पड़ती है, जैसे कि BCG।
मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो कि स्पूटम वगैरह अगर हो गया है, एक्सचेंज वगैरह या कुछ हो गया, कोई स्पूटम, कोई टीबी का पेशेंट था और उसके स्पूटम है सैंपल वगैरह के लिए आपने लिया और आप उसके कॉन्टैक्ट में आ गए तो वो केस हो सकता है। और पॉजिटिव पेशेंट अगर टीबी का उसके कॉन्टैक्ट में आप आ रहे हो तो उस वजह से हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो 3 to 6 वीक्स का जो क्या है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। रिस्क फैक्टर्स कौन कौन होते हैं, कौन लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं, तो जो HIV पॉजिटिव होते हैं या HIV जिनको होता है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं, इन्फेंट्स और चिल्ड्रन की बात करें तो अंडर 5 ईयर्स तक के जो होते हैं वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं। किडनी डिजीज़ है, किसी को कोई ड्रग्स इंजेक्ट करता है या कोई बहुत ज़्यादा टोबैको लेता है या फिर हम कह सकते हैं कि स्मोकिंग करता है, तो वो लोग क्या होते हैं, ज़्यादा प्रोन होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो ये थोड़ी बड़ी है, आप थोड़ा ध्यान से समझना कि एक पेशेंट है, उसको इटियोलॉजिकल फैक्टर कह सकते हैं हम, या फिर ड्रॉपलेट थी किसी इन्फेक्टेड पर्सन की, वो हमने इनहेल कर ली, वो हमारे लंग्स में चली गई और उसने वहाँ पे जाके क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया। उसके बाद 2 केसेस बनते हैं। सबसे पहले आया मिलेरी टीबी, हम इसको कहते हैं, कि उसने हमारे लिम्फ नोड को अफेक्ट किया, बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट किया और ब्लड सिस्टम के थ्रू, मतलब क्या किया, लिम्फ नोड को अफेक्ट करके वो हमारे क्या गया, ब्लड स्ट्रीम में चला गया और ब्लड स्ट्रीम में जाके उसने क्या किया, हमारा जो स्प्लीन है, ब्रेन, लीवर, इंटेस्टाइन और जितने भी ऑर्गन्स थे वो वहाँ पे चला गया, पूरी बॉडी में फैल गया और उसने हमारी जो पूरी बॉडी है उसको ही अफेक्ट कर दिया। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, दैट इज़ मिलेरी टीबी। उसके बाद सेकंड केस क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो गया उनके मल्टीप्लिकेशन होने के बाद, जैसे कि जो न्यूट्रोफिल्स वगैरह हैं, मैक्रोफेजेस वगैरह हैं, वो इंक्रीज़ हो गए। और जो हमारे मैक्रोफेजेस हैं हम उनको डस्ट सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारी बॉडी में एक्टिवेट हो गए, इंक्रीज़ हो गए। तो डस्ट सेल ने क्या किया, इनगल्फ कर लिया उस बैक्टीरिया को जो हमारी बॉडी में एंटर हुआ था, यानी कि टीबी जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उसको इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ करने के बाद क्या हो गया, फैगोसोम्स और लाइजोसोम्स बने जिनको हम कहते हैं गोन्स ट्यूबरकल, ठीक है। तो यहाँ पे गोन्स ट्यूबरकल का फॉर्मेशन हुआ और बैक्टीरिया क्या है, अंदर ही सील ऑफ हो गया। अब बैक्टीरिया अंदर ही सील ऑफ हो गया तो इसकी वजह से अब 3 केस बनेंगे, या तो पेशेंट में वो डिजीज़ डेवलप ही नहीं होगी और पेशेंट ठीक हो गया बिल्कुल, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा क्या हो सकता है कि बैक्टीरिया ट्यूबरकल के अंदर ही वो मर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हीलिंग होएगी, ट्यूबरकल के अंदर ही चलती रहेगी और उसकी वजह से जो हीलिंग हो रही है उसकी वजह से क्या होएगा, फॉर्मेशन हो जाएगी फाइब्रस स्कार, एक स्कार जैसा वहाँ पे बन जाएगा जिसको हम कहते हैं रैंकीज कॉम्प्लेक्स। वो स्कार जो वहाँ पे बना है अब उस पर क्या होंगे, कैल्सिफाइड लीजन्स वगैरह आके फॉर्मेशन हो जाएंगी। अब वो फॉर्मेशन हो रही है तो वहाँ पे क्या होएगा, प्राइमरी में कंटेन लिविंग बेसिलाई। अब वहाँ पे वो ट्यूबरकल था उसमें बैक्टीरिया डाई तो हो गया है, लेकिन अब वहाँ पे क्या है, स्कार बन रहा है और ज़्यादा कैल्सिफिकेशन हो रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हो सकता है ना कि हाँ वो बैक्टीरिया कहीं ना कहीं तो वहाँ पे लाइव स्टेज में रह सकता है, या फिर जो प्राइमरी जहाँ पे ट्यूबरकल था जिसकी हीलिंग हो रही थी वहाँ पे थोड़ा बहुत कोई बेसिलाई जो है वो लिविंग रह जाए। तो उस केस में वो क्या होगा कि डोरमेंट स्टेज में हमारा बैक्टीरिया वहाँ एक्टिव रह जाएगा, जिसकी वजह से हमें री इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है जिसको हम सेकेंडरी इन्फेक्शन कह सकते हैं। या जब हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि HIV वगैरह के पेशेंट में भी ये देखने को मिलता है। तो अगर किसी को HIV हो गया, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया, तो उसको क्या है, ये री इन्फेक्ट कर सकता है एज अ सेकेंडरी डिजीज, सेकेंडरी इन्फेक्शन। अब दूसरा केस क्या होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन साइट की क्या होगी, नेक्रोटिक देखने को मिलेगी। अब वहाँ पे बैक्टीरिया आया था हमारे, उसने मल्टीप्लिकेशन की थी, इम्यून सिस्टम ने एक्ट किया, अब सारी चीज़ें होगी तो उसकी वजह से क्या हो गया, जो प्राइमरी साइट इन्फेक्शन थी जहाँ पे सबसे पहले इन्फेक्शन हुआ था वहाँ पे नेक्रोटिक डिजनरेशन देखने को मिलेगी, वहाँ के जो टिश्यूज़ और सेल्स हैं वो उनका क्या हो जाएगा, डेथ होनी शुरू हो जाएगी और बैक्टीरिया की भी। अब वहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से फॉर्मेशन होएगी एक कैविटी की जहाँ पे जो ट्यूबरकल था जिसमें बेसिलाई था उसका जो मास है वो वहाँ पड़ा मिलेगा हमें, और जो हमारे डेड WBCs थे जिन्होंने उसके साथ फाइट करने की कोशिश की वो वहाँ मिलेंगे। और उस कैविटी में क्या होगा, जो हमारे लंग्स के नेक्रोटिक टिश्यूज़ हैं, जिन टिश्यूज़ की डेथ हो चुकी है वो वहाँ पे मिलेंगे। अब ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं तो एक पस का फॉर्मेशन ये ले लेती हैं जिसको हम कहते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ थिन मटेरियल। अब पस की फॉर्मेशन हुई है, पस अंदर बन गया है तो कहीं ना कहीं से तो वो ड्रेन आउट करेगा। जो तो हमारा जो ट्रंकियल ब्रोंकियल ट्री होता है, ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री, वहाँ से वो थोड़ा थोड़ा ड्रेन आउट करना शुरू करता है, जिसकी वजह से हमें क्या है,
कफ में स्पूटम देखने को मिलता है और जो हमारी एयर फिल्ड कैविटी है वो लंग्स में रह जाती हैं। अब इसमें देखो एयर फिल्ड कैविटी कैसे रह रही है कि अंदर जो पस थी वो तो बाहर निकल गई, ड्रेन आउट होगी, तो जो एयर फिल्ड कैविटी थी वो तो ड्रेन आउट नहीं हो सकती ना, तो वो लंग्स में ही रह जाती हैं और जो प्लूरल फिल्ड कैविटी थी जिसमें पस थी वो क्या है, वो बाहर आ जाती है। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी हमारे टीबी की। अगर किसी को इसमें कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो हमें फटीगनेस, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। प्रोडक्टिव कफ मिलेगी बिकॉज वो देखो हमने अभी पढ़ा कि ड्रेन आउट हो रहा है वहाँ से जो हमारी पस थी, तो वो कहाँ पे आएगी, स्पूटम में आएगी। स्पूटम आएगा तो यानी कि कफ क्या है, प्रोडक्टिव रहेगी। प्लूराइटिक पेन रहेगा, जो हमारे प्लूरल एरिया होता है वहाँ पे हमें पेन देखने को मिलेगा। ब्रेथलेसनेस रहेगी बिकॉज लंग में इन्फेक्शन है, वहाँ पे स्पूटम वगैरह की फॉर्मेशन है, तो हम अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। चेस्ट पेन रहेगा। इनलार्जमेंट हो सकता है लीवर का, स्प्लीन का और लिम्फ नोड्स का, बिकॉज अभी हमने पढ़ा कि जो मलाइली टीबी होती है वो जाके हमारे सारे ऑर्गन्स को जो है इफेक्ट करती है। वहाँ पे इन्फेक्शन होगी तो कहीं ना कहीं उनकी इन्फ्लामेशन और इनलार्जमेंट हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस कैसे करते हैं, यानी कि कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि टीबी है। हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, इसमें हमें इस्चिमिया देखने को मिलता है, नेक्रोसिस, उसके साथ साथ क्लबिंग देखने को मिलती है, स्वोलन और जो टेंडर लिम्फ नोड्स हैं नेक के वो देखने को मिलते हैं, और दूसरे एरियाज़ में भी हमें क्या है, टेंडरनेस और जो लिम्फ नोड्स हैं उनकी स्वेलिंग देखने को मिलती है। चेस्ट एक्सरे हम करा सकते हैं। उसके बाद हम ट्यूबरकुलिन स्किन या फिर हम मोन्टेक्स टेस्ट कराते हैं, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इसमें हम जो प्रोटीन प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव होते हैं 1 ml का, वो हम देते हैं इंट्राडर्मली, और उस एरिया को हम क्या करते हैं, एक सर्कल से या किसी चीज़ से मार्क कर देते हैं ताकि हम उसको स्टडी कर पाएँ, और हम उसको 48 to 72 आवर्स के बाद उसको स्टडी करते हैं। और 72 आवर्स को जो है हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि 72 आवर्स के बाद क्या है, हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या कंडीशन है। अगर वो स्कार जो भी फॉर्म होगा वहाँ पे अगर वो 0 to 4 mm का है तो कुछ सिग्निफिकेंट नहीं आता है। अगर 5 mm है या उससे ग्रेटर है और पेशेंट HIV पॉजिटिव है तो वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। 10 mm या फिर उससे ग्रेटर है तो पेशेंट क्या होता है, वो सिग्निफिकेंट होता है, यानी कि उसको टीबी होती है। उसके बाद अगर हम उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, लंग्स में स्पूटम कल्चर करा सकते हैं, स्पाइंस की जो पोर्स डिजीज़ होती है वो चेक करा सकते हैं, और चिल्ड्रन का जो ब्रेन वगैरह का एग्जामिनेशन है वो हम करा सकते हैं। फिर बारी आती है मैनेजमेंट की, तो इसको हम राइप से इसका जो मैनेजमेंट है वो हम याद कर सकते हैं, RIPES। R फॉर रिफाम्पिसिन, I फॉर आइसोनियाजिड, P फॉर पायराजोनामाइड, E फॉर इथाम्ब्यूटॉल और H फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब रिफाम्पिसिन क्या होती है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है टीबी के केस में अगर प्रेगनेंसी वगैरह है या फिर बैक्टीरियोसाइडल है। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा यूरिन का कलर है वो रेड या फिर ऑरेंज हो जाता है। उसके बाद आइसोनियाजिड, विटामिन B6 की जब डेफिशिएंसी होती है और बैक्टीरियोसाइडल के लिए हम इसको देते हैं, और ये क्या करती है, इसका कोज क्या होता है, ये पेरिफेरल न्यूराइटिस कराती है। उसके बाद पैराजिनामाइड, ये क्या होती है, फोटोसेंसिटिव ड्रग होती है, साथ ही साथ बैक्टीरियोसाइडल होती है, और ये क्या करती है, गाउट जो डिजीज़ है वो कोज कराती है। इथाम्ब्यूटोल क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, और ऑप्टिक न्यूराइटिस जो है ये कोज करती है। इन सारी ड्रग्स में सिर्फ एक इथाम्ब्यूटोल है जो बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, बाकी सारी बैक्टीरियोसाइडल होती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, ये एक ऑटोटॉक्सिक ड्रग है और बैक्टीरियोसाइडल होती है। इसकी वजह से हमें हियर लॉस हो सकता है, या फिर जो हमारी 8th क्रेनियल नर्व है ये उसको अफेक्ट करती है। तो ये सारी क्या है, हमारी मैनेजमेंट है, या फिर हम कह सकते हैं ड्रग्स हैं जो हम टीबी के पेशेंट को दे सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं अगर किसी को टीबी हो गया है, तो उसको मिलायरी टीबी होने के चांसेस हो सकते हैं, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस निमोनिया देखने को मिल सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, और उसका जो विजन है उसमें चेंज आ सकता है।